हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम देखेंगे इम्यूनिटी का टॉपिक। इम्यूनिटी के कई सारे टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर, जैसे बात की हो इम्यूनिटी के टाइप्स की या फिर बात की हमने वैक्सीनेशन की। तो ये भी टॉपिक आपके वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे बूस्टर डोज की। किसकी? बूस्टर डोज की। कि वाई डू वी नीड सेकेंड डोज, जैसे आप बोलते हैं वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज, या फिर आप जिसे बोलते हैं बूस्टर डोज। ठीक है, तो एक बार वैक्सीनेशन की डोज लेने के बाद में सेकेंड टाइम पे आपको लेने की क्यों नीड होती है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके साथ में कुछ बूस्टर डोज से संबंधित और दूसरी जो वैक्सीन हैं उनकी हिस्ट्री भी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की होती क्या है। देखिए, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के बाद में जब एंटीबॉडीज डिक्लाइन होने लगे या फिर आपके इम्यून रेस्पॉन्स है वो उसे वापस से किक करने के लिए सेकेंड टाइम पे रिवोकिंग जो इम्यूनाइजेशन होता है उसे आप बोलते हैं बूस्टर डोज। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम पे आपने जो डोज दी है उसके द्वारा एंटीबॉडी बन सकती हैं, लेकिन सेकेंड टाइम पे आपने क्या किया है वो डिक्लाइन होने लग रही हैं, आपके एंटीबॉडीज की जो काउंटिंग है वो कम होने लग रही है। उस कंडीशन में आपने इम्यून सिस्टम को रिवोक करने के लिए, किक बैक करने के लिए, उसे वापस से मेमोराइज करने के लिए कि ये स्पेसिफिक एंटीजन है और इसके अगेंस्ट हमें और अत्यधिक संख्या में एंटीबॉडी बनानी है। तो उस कंडीशन में सेकेंड टाइम पे जो डोज दी जाएगी उसे आप बोलते हैं बूस्टर डोज। ओके, अब देखिए वाई डू वी नीड, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी नीड, हमें जरूरत क्यों पड़ी इस चीज की। ठीक है, बात करते हैं जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो भी वैक्सीनेशन के जो प्रोसीजर होता है वैक्सीन बनाने का, वहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा एवेल्युएट किया जाता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन में जिसमें वो टेस्ट करते हैं वैक्सीन का, वो कोई भी आपके रेट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी जो भी वो यूज करते हैं, तो वहाँ पे जब वो टेस्ट करते हैं तब उन्हें काउंटिंग देखनी पड़ती है कि प्राइमरी डोज के बाद में उसमें इन सेल्स की काउंटिंग कितनी है। कौन सी? मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी बी सेल एंड टी सेल। ठीक है, बी सेल क्या देता है आपको? ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है, जबकि टी सेल क्या देता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इनकी काउंटिंग इवेल्युएट की जाती है। अगर अच्छी खासी मात्रा में इनकी काउंटिंग है तो गैप दिया जाएगा, अच्छा खासा ईयर्स का गैप दिया जाएगा। अगर एंटीबॉडीज काउंटिंग नहीं है तो उस कंडीशन में गैप थोड़ा कम दिया जाएगा। ठीक है, तो काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग में अगर सफिशियंट मात्रा में एंटीबॉडी है या फिर ये सेल्स हैं सफिशियंट हैं तो ईयर्स का गैप लिया जा सकता है, अदर्सवाइज डेज का लिया जाएगा। अगर मिनिमम है, बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है एंटीबॉडीज का, तो उस टाइम पे डेज का गैप लिया जाएगा सेकेंड डोज के लिए। ठीक है, तो कुछ हिस्ट्री देखते हैं हम। जैसे बात करें हम, अगर हम टाइम गैप अगर अकॉर्डिंगली नहीं लेंगे तो क्या इफेक्ट हो सकते हैं। if we don't take that much time gap, then what negative effect will have on our bodies. Let's say if you have maximum antibody, okay, आपकी प्राइमरी डोज में आपको अच्छी खासी एंटीबॉडी क्रिएशन हो चुकी है हायर मात्रा में, लेकिन टाइम का गैप कम देके सेकेंड टाइम पे भी आपको बहुत जल्दी सेकेंड टाइम पे आपको अगर डोज लगती है, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में वापस से एंटीबॉडी क्रिएशन होगा, और उस कंडीशन में इतनी अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडी के क्रिएशन से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, जिसे आप बोलते हैं, वी कैन कॉल इट टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, अब इस प्रोसेस में जब एंटीबॉडी अत्यधिक मात्रा में बन गई है तब आपके हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 हो सकता है। कौन सा? टाइप 3। ठीक है, जिसमें आपके इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है।
और हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, जिसमें आपके हाँ इम्यून जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाते हैं, अपनी ही बॉडी के एंटीजन को किल करने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन और थ्रेटिंग टाइप की कंडीशन हो सकती है। इसीलिए वैक्सीनेशन क्रिएटेड पर्सन will have a better evaluation for time gap. Okay, if we talk about some history, so let's say अब यहाँ पे कुछ डिबेट वाली बात आती है। कुछ वैक्सीन होती हैं जैसे हेपेटाइटिस बी और ए जो वैक्सीन हैं, इनमें आपको इन्फेंसी टाइम पे अगर आपने डोज ले रखी है तो यू डोंट नीड टू टेक एनी बूस्टर डोज इन योर लाइफ टाइम। ओके, जैसे तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई नहीं है कि यहाँ पे हमें वापस से बूस्टर डोज लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टिटनेस वैक्सीन्स में, ओके, तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, यूके, ये इन्फेंटल टाइम के बाद में भी लाइफ टाइम में कई बार बूस्टर डोज देते हैं। जैसे यूएसए में बात करें जो कि डेवलप कंट्रीज है, वो हर 10 साल के बाद में इसकी डोज देता है, जबकि यूके में 20 ईयर, बर्थ के 20 ईयर्स तक आपको बूस्टर डोज लेने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। हम दूसरी बात करते हैं हम पोलियो की, ठीक है। सेकेंड हिस्ट्री पे हम बात कर रहे थे हम वैक्सीन की, तो दूसरी हिस्ट्री में हम बात करें आपके पोलियो वैक्सीन की, ओके। तो ये दो फॉर्म में, सबसे पहले जो इसकी फॉर्म थी वो थी ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे आप बोलते हैं ओपीवी। तो उस टाइम पे, ओपीवी के टाइम पे, इसमें एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन थी वो कम थी, रेदर देन आप बात करें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जैसे आप आईपीवी फॉर्म कहते हैं, जबकि ओपीवी को बोलते हैं हम ओरल पोलियो वैक्सीन, जबकि इसे बोलते हैं इनएक्टिवेटेड। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी जो काउंटिंग देखी गई वो 35 से 45% तक इसमें एंटीबॉडी जो इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा थ्रेटनिंग केस हो जाता है, कई बार आपका जो वैक्सीन में जो किल्ड पैथोजन है वो वेरुलेंट फॉर्म में आके बॉडी में एक्टिव होके वहाँ पे रोग पैदा कर सकता है, लेकिन इसका जो केस होता है वो 1 मिलियन में 1 होता है, ठीक है। बहुत रेयर केस में ये देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें ये थोड़ा कॉस्टली होगा और हॉट क्लाइमेट में इसमें स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसीलिए जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो कंट्रीज हैं जिनमें क्लाइमेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये स्टोर नहीं किया जा सकता है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम है, इसीलिए इसकी वजह इसी प्रेफर करते हैं जो कि लेस कॉस्टली है, स्टोर भी आराम से कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में जो फर्स्ट डोज देते हैं वो ओपीवी की देंगे इन केस ऑफ पोलियो वैक्सीन में, और दूसरी डोज वो आईपीवी के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम टिटनेस की हमने बात कर ली, ठीक है। अब ये डिबेट वाली बात है कि हेपेटाइटिस ए और बी में अच्छी खासी मात्रा में एंटीबॉडी क्रिएशन हो जाता है, जन्म के जो एंटीबॉडी क्रिएशन हो जाता है, जो अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो इनका टाइम गैप दिया जाता है, मोस्टली जन्म के टाइम में 3-4 साल तक जितनी भी डोज कंप्लीट कर ली जाती है, उसके बाद में लाइफ टाइम में इसकी कोई भी बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये डिबेट वाली बात है, ये क्लैरिफाई नहीं है कि क्यों यहाँ पे ऐसा देखने को मिला है। बाकी टाइम गैप डिसाइड किया जाता है किसी भी वैक्सीन के प्रोसीजर में, चेकिंग प्रोसीजर में, उसके एंटीबॉडी काउंटिंग को देख के, साथ में ही टी और बी सेल्स, जो मेमोरी सेल्स बी सेल और टी सेल्स की काउंटिंग को देख के, इफ दे आर इनसफिशिएंट इन योर इम्यून सिस्टम, देन they will give a better period for second dose. Okay, in COVID-19 there is not that much type of antibody creation, that's why they are giving so less period for second dose. Okay, second dose maximum है आपके 28 से 56 डेज में, ठीक है। तो इसीलिए एक टाइम गैप देना जरूरी होता है। टाइम गैप इन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाएगा हु हैव क्रिएटेड दिस वैक्सीन
and they will check their procedure by checking some antibodies, or some memory cells and T cells and B cells. Okay, if they are in sufficient amount, then they will give a better time period like years. If they are in not that sufficient amount, then they will give a some days type gap. Okay, so this is all we need why we should take booster dose, and why they give a better time gap between these gaps between these doses. So this is all about. Okay, thanks.